गुड आफ्टरनून एवरीवन। डिसेंट ऑफ टेस्टिस हमने देख लिया। उसके बाद उसके जो पैथोलॉजी है दैट इज़ अनडिसेंडेड टेस्टिस। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आराम से सुनना पड़ेगा, तुमको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कि बेसिक अगर तुम्हारे क्लियर है तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ इट? दैट इज़ टेस्टिस अरेस्टेड अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लंबर रीजन टू द स्क्रोटम। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल डिसेंट होता है टेस्टिस का, उसकी जो लाइन है उसमें कहाँ पे वो अरेस्ट हो गई है। जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स हेल्पिंग द डिसेंट ऑफ टेस्टिस, फैक्टर इंटरफेयरिंग विद द डिसेंट ऑफ टेस्टिस, वो सब फैक्टर्स अगर काम कर गए तो ये जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस है वो कहीं पे अरेस्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। इसके साथ ही हम एक्टोपिक टेस्टिस भी साथ ही ले लेंगे, क्योंकि उसकी जो दोनों की ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है खाली। ठीक है, तो जब कोई टेस्टिस है वो नॉर्मली स्क्रोटम में नहीं पहुंचती है एट द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ, तो वो टेस्टिस में कई सारे पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से पेशेंट को बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती है, और वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं आई एट द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ, तो जो ग्रोथ ऑफ टेस्टिस है वो अरेस्ट हो जाएगा। क्यों अरेस्ट हो जाएगा? इट विल फेल टू डेवलप नॉर्मली। नॉर्मल जो टेस्टिस की साइज़ होती है वो साइज़ अटेंड नहीं कर पाएगी। आफ्टर द एज ऑफ 6 years, अगर 6 साल निकल गए और कुछ नहीं किया, पता नहीं चला पेशेंट को या रिलेटिव को कि नीचे वहाँ पे तो टेस्टिस है ही नहीं, तो जो टेस्टिस है उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी। आफ्टर द एज ऑफ 6 years, ग्रोथ ऑफ टेस्टिस रिटार्डेड एंड टेस्टिस बिकम हाइपोप्लास्टिक, तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। एट प्यूबर्टी मीन्स 15-16 साल की एज में टेस्टिस बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैबी एंड हार्डली मोर देन हाफ ऑफ इट्स स्क्रोटल काउंटर पार्ट। मान लो कि राइट साइड की टेस्टिस नीचे नहीं आई है, लेफ्ट साइड की तो आई है, बराबर। तो दोनों टेस्टिस अगर तुम पाल्पेट करोगे, अगर मान लो कि राइट साइड की टेस्टिस है वो इंग्वाइनल कैनाल में ही है, बराबर, तो अगर तुम उसका सर्जरी करोगे, इंग्वाइनल कैनाल में से टेस्टिस को ढूंढ लिया तुमने और उसको पाल्पेट करोगे, तो वो फ्लैबी होगी, सॉफ्ट होगी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और जो ऑपोजिट साइड की जो टेस्टिस है जो नीचे नॉर्मली डिसेंड हो गई है, उसकी जो साइज़ है उसकी आधे की भी साइज से कम साइज़ की टेस्टिस वो होगी राइट साइड की जो अनडिसेंडेड है, तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है और टेस्टिस बिकम हाइपोप्लास्टिक। उसमें एट्रोफी भी होती है। एक आया था टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लो रहता है स्क्रोटम में। ठीक है, तो ये टेस्टिस के ग्रोथ के लिए, टेस्टिस के फंक्शन के लिए ये टेम्परेचर ज़रूरी है। अगर वो टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन नहीं मिला, एब्डोमेन में रहेगा, इंग्वाइनल कैनाल में रहेगा, तो जो टेम्परेचर है वो हाई एक्सपोज रहेगा, बॉडी टेम्परेचर को एक्सपोज रहेगा। जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है? ताकि टेस्टिस ठीक से काम करे, स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से काम करे, उसके लिए वहाँ का टेम्परेचर कम रखना पड़ता है बॉडी को। ठीक है, तो एट्रोफी हो जाएगी, टेस्टिस की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगी, सॉफ्ट एंड फ्लैबी हो जाएगी। ओके, तो ये चेंजेस होते हैं ग्रोथ ऑफ टेस्टिस में, ये होते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। अगर टेस्टिस का डिसेंट नहीं हुआ तो ग्रोथ ऑफ टेस्टिस रिटार्डेड हो जाएगी। एपिडिडाइमिस के साथ क्या होगा कि एपिडिडाइमिस है, इट विल सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्टिस बाय लॉन्ग मेसोरकियम। जो मेसोरकियम है वो अभी भी परसिस्ट रहेगा, जो
टेस्टिस के ऊपर के पोल के साथ था, क्योंकि टेस्टिस का डिसेंट होता है तो उसके साथ वो जो मेसोकार्डियम है उसके साथ जो भी हमारे उसके साथ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के अंदर जो हमारे टेस्टिकुलर वेसल्स है, नर्व्स है, वो सेफ रहती है और बाद में जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है वो डिसअपियर हो जाता है। तो मेसोकार्डियम की लेंथ ज़्यादा रहेगी तो इट विल लीड टू टॉर्जन। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ पेरिटोनियम इज नॉट ऑब्लिटरेटेड एसोसिएटेड विथ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। जो मैंने डिसेंट ऑफ टेस्टिस बताया था, तो ये जो ऑब्लिटरेशन ऑफ प्रोसेस वजाइनालिस है वो कब होता है, जब टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंचती है। टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंची ही नहीं है तो उसका ऑब्लिटरेशन होगा ही नहीं, तो बाद में वो प्रेजेंट होता है एज अ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी चेक करेंगे वो टेस्टिस की जो अनडिसेंडेड है, तो उसकी जो एपिथेलियल एलिमेंट्स है देर आर ग्रॉसली इमेच्योर। जो उसके सेल्स है वो पूरे इमेच्योर रहेंगे। बाय द एज ऑफ 16 इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हो जाएंगे एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो ये 16 साल के पहले अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा जो एपिथेलियम है वो। एंड इंटरस्टिशियल सेल डेवलपमेंट नॉर्मली। जो जर्मिनल सेल्स है, जो सर्टोली सेल था जो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, ठीक है, लेडिंग सेल थे, सर्टोली सेल थे, बराबर, और क्या था, सर्टोली सेल, लेडिंग सेल और एक सेल था जो टेस्टिस में रहते हैं, जो जर्म सेल्स कहलाते हैं। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो ठीक से नहीं डेवलप होगा, लेकिन जो इंटरस्टिशियल सेल्स है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के जो सेल्स है वो नॉर्मली डेवलप होगी। तो टेस्टिस का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, वो सब ठीक से बनेगा, लेकिन जो अंदर का जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वो ठीक से नहीं बन पाएगी, और जो अंदर के सेल्स है वो भी ठीक से उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो हिस्टोलॉजी में हम यही है कि जो एपिथेलियल एलिमेंट्स आर ग्रॉसली इमेच्योर। बाद में जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी फंक्शन है टेस्टिस का, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो स्पर्मेटोगोनिया कंटेंट स्टार्ट डिमिनाइजिंग फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल होंगे तो उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे उसके कंटेंट डिक्रीज होने लगेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस बिकम्स फीबल, स्पर्म फॉर्मेशन बनना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इफ टेस्टिस आर नॉट प्लेस्ड इन स्क्रोटम बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी डिफेक्टिव। 10 साल के अंदर अगर हमने टेस्टिस को नीचे नहीं लाया तो वो टेस्टिस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने की जो उसकी क्षमता है वो लॉस्ट कर देगी धीरे धीरे। सो बायलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस पेशेंट विल बिकम स्टेराइल। अगर बायलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो पेशेंट 10 साल की एज के पहले अगर हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो वो स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मतलब जो स्पर्म है वो नहीं बनेगा, ही विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इन फ्यूचर। अब इंटरनल सिक्रेटरी फंक्शंस हैं, जैसे इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल्स डेवलपमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जो लीडिंग सेल है उसमें से टेस्टोस्टेरोन डेवलप होता है, तो जो लीडिंग सेल है उसमें से टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली डेवलप होता रहेगा। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो अपीयर होंगे। इवन इफ देयर इज अ बायलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस, हाफ ऑफ द नॉर्मल एंड्रोजन विल बी सिक्रेटेड एंड इम्पोर्टेंस विल नॉट डेवलप। जो एंड्रोजन्स है उसकी वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे साइज ऑफ पेनिस इंक्रीज होती है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है, वो सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। तो वो सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो नॉर्मली डेवलप होंगे।
अगर बायलेटरल अनडिसेंडेड है तो भी जो नॉर्मल एंड्रोजन है वो सीक्रेट रहेगा, अगर आधा भी सीक्रेट हुआ तो इम्पोर्टेंस डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए इंटरनल सिक्रेटरी फंक्शन जो है और एक्सटर्नल सिक्रेटरी फंक्शन, ये दोनों में इतने डिफरेंसेस आते हैं। इंटरनल सिक्रेटरी फंक्शन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है उसमें। मेन जो है दैट इज़ एक्सटर्नल सिक्रेटरी फंक्शन, जो स्पर्म प्रोडक्शन बना के स्पर्म बाहर भेजते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। अभी जो पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ टेस्टिस रहता है, बेबी के बर्थ के बाद 0 to 4 ईयर्स में टेस्टिस रहता है रेस्टिंग स्टेज में, 4 to 10 ईयर्स में रहता है ग्रोथ स्टेज में, और आफ्टर 10 ईयर्स मैच्योरेशन फेज। तो ये जो स्टेज है अलग अलग टेस्टिस के डेवलप, टेस्टिस का ग्रोथ के, तो ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब ग्रोथ स्टेज में होती है टेस्टिस, मतलब 4 से 10 साल के बीच में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस टू अपीयर एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बिकम टॉर्चुअस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स डेवलप होंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस डेवलप होगा, शुरू हो जाएगा। एट दिस स्टेज अनडिसेंडेड टेस्टिस बिकम्स इम्परफेक्ट बट रिवर्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस। बराबर। तो 4 से 10 साल के अंदर अगर हमने कुछ नहीं किया तो जो टेस्टिस जो है वो दिक्कत तो आएगी, उसमें इम्परफेक्शन तो आएगा, लेकिन अगर हमने उसको ट्रीटमेंट दे दी, ट्रीटमेंट में यही है कि स्क्रोटम को पकड़ के टेस्टिस को पकड़ के स्क्रोटम में लाना है। तो ये अगर हमने ट्रीटमेंट कर दी बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 साल के पहले हमको वहाँ का जो भी फंक्शन है वो ठीक से काम करता रहेगा। ठीक है। तो 10 साल के बाद ये जो मैच्योरेशन स्टेज है उस फेज में टेस्टिस हमको स्क्रोटम में चाहिए। ठीक है। तो ये पोस्टनेटल ग्रोथ ऑफ टेस्टिस है, उसमें अलग अलग स्टेज है। ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 10 ईयर्स इरिवर्सिबल एंड परमानेंट डैमेज, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस है जो टेस्टिस में होते हैं ड्यू टू द अनडिसेंडेड टेस्टिस। टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया है, कहीं और चला गया है, तो इस पर इतने चेंजेस हो सकते हैं। इफ़ टेस्टिस इज़ नॉट प्लेस्ड इन द स्क्रोटम बाय द एज ऑफ 10 ईयर्स मे बी एसोसिएटेड विद द यूरिनरी मालफॉर्मेशन। अगर हमने 10 साल के अंदर अगर टेस्टिस को स्क्रोटम में नहीं रखा तो वहाँ पे इरिवर्सिबल एंड परमानेंट डैमेज हो जाएगी। ठीक है। और समटाइम्स जो यूरिनरी मालफॉर्मेशन होती है, हाइपोस्पाडियासिस, एपिस्पाडियासिस, वो सब भी साथ में रहते हैं एसोसिएटेड। अभी रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो उसमें यह है कि 15% ऑफ केसेस हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड मैटरनल एक्सपोजर टू द एक्सोजिनस एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर ओसी पिल्स लेते हैं पेशेंट तो एक्सोजिनस एस्ट्रोजन की वजह से भी जो टेस्टिस का डिसेंट है वो अरेस्ट हो सकता है। अभी अनडिसेंडेड टेस्टिस का अगर हम डिटेल जाने तो दैट इज़ फेल टू रीच द स्क्रोटम अरेस्टेड अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट एंड मोर कॉमन इन राइट साइड, क्योंकि राइट साइड की टेस्टिस जो है वो थोड़ा लेट डिसेंट होती है। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो राइट साइड है वहाँ पे कॉमन रहता है, 50% केस में मोस्टली राइट साइड का ही रहता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, या तो एब्डोमेन में है, या तो इंग्वाइनल कैनाल में है, या फिर इलियाक फोसा में है। बराबर। मतलब एब्डोमिनल रिट्रोपेरिटोनियली ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, इलियाक फोसा डीप टू द डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल और इंटरस्टिशियल इन इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है। तो लंबर रीजन में होगी एब्डोमेन में, या फिर इलियाक फोसा में होगी डीप टू द डीप इंग्वाइनल रिंग, या फिर इंग्वाइनल कैनाल में होगी, या फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के पास होगी। तो ये उसके अलग अलग टाइप्स है। एक और टाइप है दैट इज़ रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस क्या होता है कि नॉर्मली जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अगर जो क्रीमेस्टर मसल है जो
सुपरमेटिक कॉर्ड के साथ स्पाइरली अटैच होता है। तो उसको अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो टेस्टिस जो है वो ऊपर पुल हो जाएगी, इधर इन द इंग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच वो क्या है? दैट इज सुपरफिशियल टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, डीप टू द स्कारपा एंड लेटरल टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जैसे हम खोलते हैं हर्निया में स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसमें कैंपर आएगा, फिर स्कारपा आएगा, फिर एपोन्यूरोसिस आएगा। तो स्कारपा एंड एपोन्यूरोसिस के बीच की जो स्पेस है, स्कारपा एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस के बीच की स्पेस, उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच एंड जस्ट लेटरल टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो वो होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच। मान लो कि ये है हमारा डीप रिंग, ये सुपरफिशियल रिंग, ठीक है। तो जो पाउच है वो यहाँ पे रहेगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच, डीप टू द स्कारपा and just lateral to the superficial inguinal ring. Testis can be pulled down to scrotum. Scrotal sac is normal and by the puberty it will come to the scrotum by itself. Patient कफ करेगा तो टेस्टिस ऊपर पुल हो जाएगी, ठीक है। You can palpate the testis normally in the scrotum in a baby. जब बच्चा छोटा होता है तब वहाँ पे पाल्पेट होता है इजीली, लेकिन जब पेशेंट कफ करता है बराबर, या फिर रोता है, बच्चा है वो रोता है, तो वो टेस्टिस जो है वो ऊपर पुल हो जाएगी। जैसे ही रोना बंद करेगा थोड़ी देर में टेस्टिस वापस नीचे आ जाएगी। तो ये रहती है रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एश्योरेंस देना है। इमर्जेंट टेस्टिस, ये क्या है कि इट मूवमेंट्स रेंजेस फ्रॉम इंग्वाइनल कैनाल टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ट्रांजिएंटली पाल्पेबल आउटसाइड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बट कैन स्लिप बैक इन द इंग्वाइनल कैनाल। जो इमर्जेंट टेस्टिस है वो क्या होती है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं है, लेकिन उसको अगर हम पाल्पेट करेंगे तो क्या होगा कि ये इंग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इतने एरिया में वो मूवमेंट करेगी, ठीक है। वो बाहर भी आ सकती है यहाँ से, लेकिन वो वापस इंग्वाइनल कैनाल में स्लिप भी हो सकती है। तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट टेस्टिस। मूवमेंट रेंजेस फ्रॉम इंग्वाइनल कैनाल टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ट्रांजिएंटली पाल्पेबल आउटसाइड द सुपरफिशियल रिंग बट कैन स्लिप बैक इन द इंग्वाइनल कैनाल। थोड़ी सी पाल्पेबल होगी, दबा के नीचे लाएंगे तो सुपरफिशियल रिंग के पास पाल्पेट होगी, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वापस चली जाएगी इंग्वाइनल कैनाल में, ठीक है। सिंपल अनडिसेंडेड और हाई रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। तो हाई रिट्रैक्टाइल टेस्टिस किसको बोलेंगे कि इसकी जो मूवमेंट है दैट इज रेंजेस फ्रॉम सुपरफिशियल रिंग टू अपर स्क्रोटम। जो सुपरफिशियल रिंग है और यहाँ पे स्क्रोटम, यहाँ पे ऐसे स्क्रोटम रहेगा, ठीक है। तो इतने एरिया में वो घूमती रहेगी, उसकी मूवमेंट है वो सुपरफिशियल रिंग टू द अपर स्क्रोटम। तो उसको बोल देंगे हम हाई रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। स्क्रोटम के बेस पे अगर टेस्टिस आ गई है और बाद में अगर वो ऊपर खींच जाती है रोने की वजह से, तो वो होती है रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, बराबर। लेकिन जो टेस्टिस सिर्फ अपर पार्ट ऑफ स्क्रोटम तक ही है और बाद में वापस ऊपर स्लिप हो जाती है, तो ये होगी हाई रिट्रैक्टाइल टेस्टिस या फिर सिंपल अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है। तो नॉर्मली जो टेस्टिस है वो बॉटम ऑफ द स्क्रोटम तक आ जाती है, लेकिन हाई रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में क्या है कि जो टेस्टिस है वो बॉटम ऑफ द स्क्रोटम तक आई ही नहीं है, सिर्फ अपर पार्ट ऑफ स्क्रोटम तक ही आई है और बाद में ऊपर पुल हो जाती है। तो ये होगी हाई रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। उसके जैसे ही आएगी एक्टोपिक टेस्टिस, जो मैंने तुमको टेल बताए थे। टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम,
ये अगेन एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई। टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, it deviated from the normal path of descent and it is very less common than the undescended testis। तो जो मैंने तुमको बताए थे गुबर्नाकुलम टेल ऑफ लॉकवुड, तो इसमें गुबर्नाकुलम और स्क्रोटल टेल, उसके अलावा 4 टेल है। एक प्यूबिक टेल है, एक पेरिनियल टेल है, एक सुपरफिशियल इंग्वानल टेल है और एक फ्यूमरल टेल है। तो ये चारों की चारों है एक्टोपिक टेस्टिस की पोजीशन। ये क्यों होती है? एक तो सुपरफिशियल इंग्वानल पाउच, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। अगर ये सुपरफिशियल इंग्वानल टेल के साथ पुल हो गया, तो अगर सुप्राप्यूबिक है रूट ऑफ टेस्टिस, रूट ऑफ पेनिस के पास, तो ये जो प्यूबिक टेल है उसके साथ गया होगा। पेरिनियम के साथ गया है तो पेरिनियम के साथ, और फ्यूमरल के साथ गया है तो फ्यूमरल के साथ। फ्यूमरल ट्रायंगल में गया तो फ्यूमरल टेल के साथ पुल हो गई होगी। पेरिनियम में गया तो पेरिनियम टेल के साथ पुल हो गई होगी, ठीक है। या फिर ऑपोजिट स्क्रोटल कंपार्टमेंट में भी चली जाती है टेस्टिस, बहुत रेयरली। मोस्ट कॉमन साइट इज सुपरफिशियल इंग्वानल पाउच। अगर सुपरफिशियल इंग्वानल टेल के साथ अगर टेस्टिस पुल हो गए तो ये आ जाएगी सुपरफिशियल इंग्वानल टेल में, या फिर प्यूबिक रीजन, सुप्राप्यूबिक, या फिर पेरिनियम, या फिर फ्यूमरल टेल और फ्यूमरल ट्रायंगल। ये है एक्टोपिक टेस्टिस की पोजीशन। तो जो मैंने बताया कि जो गुबर्नाकुलम है और स्क्रोटल टेल है उसका ऑर्बिटरेशन हो जाता है जल्दी, तो टेस्टिस जो है वो कहीं पे भी पुल हो जाती है बाकी के 4 टेल के साथ। जो एक्टोपिक टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस है, दोनों का प्रेजेंटेशन यही होता है कि एम्प्टी स्क्रोटम वन साइड और बोथ साइड। इन चाइल्ड, अगर चिल्ड्रन होगा तो नोटिस बाय पेरेंट्स। इफ पेशेंट फेल टू नोटिस, पेरेंट्स जो है, सॉरी यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, अगर पेरेंट्स को नोटिस नहीं होती तो पेशेंट जब बड़ा होता है एडोलेसेंट और एडल्ट लाइफ में, तब जाके पता चलता है कि मेरी एक टेस्टिस तो स्क्रोटम में है ही नहीं। एंड सम पेशेंट में प्रेजेंट विद द इनफर्टिलिटी। बायलेटरल अनडिसेंडेड हो तो बाद में उसको स्टेरिलिटी होनी ही होनी है, ठीक है। तो उसका प्रेजेंटेशन यही कि एम्प्टी स्क्रोटम, अगर पेशेंट के बच्चा होगा छोटा तो पेरेंट्स जो है उनको पता चलेगा, वो पेशेंट को, बेबी को बात करवाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई स्क्रोटम में टेस्टिस है कि नहीं है, तो वो वापस हॉस्पिटल आएंगे। अगर पेरेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नोटिस नहीं कर पाते, तो पेशेंट जब बड़ा हो जाता है एडोलेसेंट लाइफ, प्यूबर्टी में या फिर एडल्ट लाइफ में, तब जाके वो आएगा इनफर्टिलिटी के साथ। On examination, the scrotum not developed in undescended testis। डेवलप होता है लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं होता है। एसिमेट्रिकल हाइपोप्लास्टिक स्क्रोटम, एक साइड का नॉर्मल डेवलप होगा, एक साइड का हाइपोप्लास्टिक होगा, तो वो एसिमेट्रिकल लगेगा। इन रिट्रैक्टाइल एंड एक्टोपिक टेस्टिस स्क्रोटम इज नॉर्मली डेवलप्ड। जो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस है और एक्टोपिक टेस्टिस है उसमें स्क्रोटम जो है वो नॉर्मली डेवलप होता ही है, क्योंकि रिट्रैक्टाइल टेस्टिस है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली रहते हैं, क्योंकि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में ही रहती है। लेकिन कफ या क्राई करता है बेबी, तब जाके वो टेस्टिस पुल हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्रीमास्टेरिक मसल। ट्राई टू पाल्पेट द टेस्टिस। टेस्टिस पाल्पेट करने की ट्राई करो। अगर एब्डोमेन में पाल्पेट होती है, एब्डोमेन में होगी तो पाल्पेबल नहीं होगी, मे बी एब्सेंट और एट्रोफिक। आस्क टू कफ, इट मे बी पुश टेस्टिस कैन मेक इट पॉसिबल। कफ करेंगे तो टेस्टिस थोड़ा आएगा वहाँ पे, इंग्वानल कैनाल में वापस चला जाएगा, तो ये इम्पैपेबल टेस्टिस होती है। कफ करने के ऊपर पाल्पेट हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अगर एब्डोमेन में या फिर इंग्वानल कैनाल में अगर टेस्टिस होगी तो वो पाल्पेट ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पूरी सॉफ्ट एंड फ्लैबी होगी। तो तुम पाल्पेट करोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो फैट ही है, बराबर। जो पाल्पेबल टेस्टिस है, रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, कुछ इंग्वानल टेस्टिस होते हैं जो पाल्पेट हो सकती है, हाई स्क्रोटल और एक्टोपिक टेस्टिस।
ह्यूमरल ट्रायंगल में पाल्पेट होगी, पेरिनियम में पाल्पेट होगी, तो टेस्टिस वहाँ पे नॉर्मल डेवलप होती है वहाँ पे। सुपरफिशियल पाउच में या फिर सुप्रापबिक रीजन में पाल्पेट होगी। तो ये जो एक्टोपिक टेस्टिस है वो पाल्पेट होती है हमको, ठीक है। हाई स्क्रोटल जो होती है वो पाल्पेट होगी और रिट्रैक्टल होगी वो पाल्पेट होगी। ऐसे पेशेंट का जो एग्जामिनेशन करेंगे उसमें टेस्टिस हमको पाल्पेट होगी, दैट मीन्स स्मॉलर इन साइज, सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी। एक्टोपिक जो पैथोलॉजिकल चेंजेस बताए थे वही सब आ रहे हैं अभी, बराबर। सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द फ्लेबी हो जाती है टेस्टिस बिकॉज ऑफ द एट्रोफी। एक्टोपिक एंड रिट्रैक्टल टेस्टिस पाल्पेबल नॉर्मल इन साइज बट लाइंग वेरी सुपरफिशियली। एक्टोपिक एंड रिट्रैक्टल टेस्टिस है वो बहुत ही सुपरफिशियली रहेगी। टेस्टिकुलर सेंसेशन, अगर हम उसको प्रेस करेंगे, कोई स्वेलिंग होगा, उसको पेन करेंगे, और अगर वो टेस्टिस है तो पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में तुमको पाल्पेट करो, पाल्पेट अगर होती है तो उसको पुल करने की ट्राई करो, कितना पुल होता है स्क्रोटम तक। बाद में तो ओटी करना ही पड़ेगा, स्क्रोटम टेस्टिस को नीचे लाके वहाँ पे ऑर्किडोप्लेक्सी करना पड़ेगा, ठीक है। चेक रेंज ऑफ मोबिलिटी, चेक कॉम्प्लिकेशंस, चेक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, पुअरली डेवलप इन बायलेटरल केसेस। अगर बायलेटरल अनडिसेंडेड है तो पुअरली डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहेंगे। यूनिलेटरल है तो जो एक साइड का टेस्टिस है वो ठीक से काम कर रहा है, एक साइड का ठीक से काम नहीं भी कर रहा होगा तो भी उसके वहाँ से एंड्रोजन तो निकलेगा ही और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करवा ही देगा। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होते हैं इसमें जो तुमको चेक करने हैं। चेक द रेंज ऑफ मोबिलिटी, वो क्यों चेक करनी है, ताकि हमको ऑपरेशन प्लान करने में पता चले कि भाई ऑपरेशन में हम कॉर्ड को कितना लंबा कर पाएंगे ताकि वो स्क्रोटम में जाए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में करवाएंगे हम अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें हमको पता चल जाएगा कि भाई टेस्टिस कहाँ पे है। CCT एब्डोमेन पेल्विस एंड लेप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये इतना हम करवाना है इन्वेस्टिगेशन में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो स्टेरिलिटी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से नहीं होगा। एट्रोफी हो जाएगी, एट्रोफी ऑफ टेस्टिस। ये जो एक्टोपिक टेस्टिस है वो बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं तो उसमें ट्रॉमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, टॉर्जन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि जो मेसोरिकियम है वो लॉन्ग रहता है। और एक आता है कि जो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं पहुंचती वो टेस्टिस को मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो कैंसर भी हो सकता है इसमें टेस्टिस का। हर्निया एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्ड, हर्निया होगा, इनडायरेक्ट हर्निया, जो मैंने बताया कि टेस्टिस जब तक स्क्रोटम में नहीं आएगा प्रोसेस वजाइनालिस है वो बंद नहीं होगा ऊपर से। तो अगर वो नीचे तक टेस्टिस जो है वो वहाँ पहुँची नहीं है तो वो कंटिन्यूएशन बना ही रहेगा, ठीक है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टेरिलिटी, एट्रोफी, ट्रॉमा, टॉर्जन, ट्यूमर, हर्निया एंड इन्फ्लामेशन। अभी उसकी ट्रीटमेंट में हम दो ही ऑप्शन है, या तो ऑर्किडोप्लेक्सी कर दो या फिर ऑर्किडेक्टमी कर दो। ऑर्किडोप्लेक्सी में क्या है कि इट रिमूव्स द एंजाइटी, इम्प्रूव कॉस्मेटिक एंड साइकोलॉजिकल आउटकम। कोई मेल पेशेंट को अगर एक किडनी नहीं है ऐसा बोलोगे तो वो टेंशन नहीं लेगा, लेकिन अगर उसको बोलेंगे कि तुम्हारी एक ही स्क्रोटम, एक ही टेस्टिस है, एक हमने निकाल दी, और अगर पेशेंट यंग है तो उसको बहुत सारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, ठीक है। मैक्सिमाइज द चांस टूवर्ड्स फर्टिलिटी। जब हम ऑर्किडोप्लेक्सी करते हैं तो हमारा एम क्या रहता है कि भाई टेस्टिस है वो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर दे, जैसे ही वो स्क्रोटम में जाएगी तो स्टार्ट कर देती है क्योंकि एब्डोमेन में उसको टेम्परेचर हाई मिलता है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, 100% तो उसमें कोई क्योर नहीं, 100% हमको रिस्क कम नहीं होगा, लेकिन अगर ट्यूमर डेवलप होती है तो वो हमको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे गुम होगा टेस्टिस तो वो ढूंढने में ही टाइम चला जाएगा हमारा।
रिड्यूस चांस ऑफ टॉर्जन एंड रिपेयर द हर्निया। तो ऑर्किडोपेक्सी में हमको इतना सब कुछ करना है, ठीक है। टेस्टिस को नीचे लाना है, हर्निया हो तो वो रिपेयर करना है। उसमें हमको फ़ायदा ये होगा कि टॉर्जन के चांसेस कम हो जाएंगे, मैलिग्नेंसी कम हो जाएगी, जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी में, अब ये जो स्टेप्स होते हैं सर्जरी के, वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है इसके। तुम लोग सिर्फ ब्रीफ में याद रखो कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी है वो क्या करते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब मान लो कि इंग्वाइनल हर्निया है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है सर्जरी के, कि इंग्वाइनल कैनाल खोली, पोस्चर वॉल को बंद किया, मैश रखी और ओटी ख़त्म, बराबर। तो उसके जैसे ये प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी है, ऑफ सर्जरी ऑफ ऑर्किडोपेक्सी। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड, रिपेयर ऑफ एसोसिएटेड हर्निया एंड फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम। इतना हमको करना ही करना है अगर हमने सर्जरी की तो। मोबिलाइजेशन ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड को हमको मोबिलाइज करना है नीचे तक। रिपेयर ऑफ एसोसिएटेड हर्निया एंड फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम, दैट इज ऑर्किडोपेक्सी। आइडियल टाइम फॉर सर्जरी क्या है कि 4th and 5th ईयर ऑफ एज। प्रायर टू दिस एज कॉर्ड स्ट्रक्चर्स आर टू स्मॉल, और कॉर्ड स्ट्रक्चर अगर टू स्मॉल है और अगर हमने ओटी करना चाहा तो उसको इंजरी हो सकती है और वो जो ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए 4 से 5 साल की एज है वो आइडियल है। सर्जरी में एंडेंजर आर्टेरियल सप्लाई ऑफ टेस्टिस इफ़ वी डू सर्जरी बिफोर 4 years ऑफ एज। इन बायलेटरल ऑफ, अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि हमको ओटी करना ही पड़ेगा, अगर बायलेटरल केस है तो हमको क्या करना है, पहले एक का करना है और 6 महीने के इंटरवल के बाद दूसरा ओटी, ठीक है। सर्जरी ऑप्शंस में क्या क्या है तुमको सिर्फ नाम याद रखने हैं, नाम, और फिर उसमें क्या क्या करते हैं वो तुमको बता दूंगा मैं अभी। बाकी ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली है लार्ड एंड ग्रॉस टेक्निक, दूसरी है ओम्ब्रे डांस टेक्निक, तीसरी है किटलीटोरेक टेक्निक एंड चौथी है प्लेसिंग द टेस्टिस इन द डार्टस पाउच। ये जो 3 अलग अलग तरीके के नाम हैं वो तुमको याद रखने हैं, लार्ड एंड ग्रॉस, ओम्ब्रे डांस एंड किटलीटोरेक। तो लार्ड एंड ग्रॉस में क्या करेंगे कि टेस्टिस प्लेस इन द स्क्रोटम में तो पुल कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे कि एक स्टिच पास करेंगे टेस्टिस में, बाद में उसको पास करेंगे स्क्रोटम के बाहर और बाद में वो थाई के साथ टाई कर देंगे, मतलब एक टेंशन स्टिच जैसा करेगा वो, ठीक है। तो लार्ड एंड ग्रॉस टेक्निक है, उसमें हमको यही करना है कि टेस्टिस को स्क्रोटम में रख दो, ठीक है, और एब्जॉर्बेबल मटेरियल से टेस्टिस को थाई के साथ फिक्स कर दो, ठीक है, और 10-12 दिन के बाद वो टेंशन स्टिचर निकाल दो। तो ये है लार्ड एंड ग्रॉस टेक्निक। ओम्ब्रे डांस टेक्निक में क्या है कि टेस्टिस प्लेस्ड इनटू द ऑपोजिट स्क्रोटल कंपार्टमेंट थ्रू द मीडियन सेप्टम ऑफ द स्क्रोटम। दूसरी जो ऑपोजिट स्क्रोटम कंपार्टमेंट है उसमें अगर हमने उसको भेज दिया ये टेस्टिस को तो ये हो जाएगा ओम्ब्रे डांस टेक्निक। अब आती है किटलीटोरेक। टेस्टिस प्लेस्ड इन द पॉकेट मेड इनटू द अपर इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, सुपरफिशियल टू फेशियल लाटा, एडजेसेंट टू द स्क्रोटल सैक एंड गुबर्नेकुलम इज स्टिच टू द फेशियल लाटा। क्या करेंगे कि एक पॉकेट बनाएंगे जो होगा फेशियल लाटा की सुपरफिशियल, एडजेसेंट टू द स्क्रोटल सैक। जो गुबर्नेकुलम है उसको हम, मतलब जो पहले हम टाई करके नीचे करते थे वो अभी थोड़ा ये हो गया कि भाई गुबर्नेकुलम है उसको खींच के टाई कर दिया फेशियल आटा के साथ, सुपरफिशियल फेशियल आटा के साथ। आफ्टर 3 to 6 months टेस्टिस रिप्लेस इन द स्क्रोटम। पॉकेट बनाएंगे, वो पॉकेट जो बनाएंगे वो अपर इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई में बनाएंगे जो सुपरफिशियल टू द फेशियल आटा होगा, और उसमें हम पाउच बना के टेस्टिस को वहाँ पे रख देंगे और बाद में 3 to 6 month के बाद
जो है वो तब तक वो पूरा लेंथ हो जाएगा कॉर्ड का, तो स्क्रोटम में वापस भेज सकते हैं। प्लेसिंग द टेस्टिस इन द डार्टस पाउच, पाउच बनाना है स्किन और डार्टस मसल के बीच स्क्रोटम में, और टेस्टिस को वहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो ये है प्लेसिंग द टेस्टिस इन द डार्टस पाउच। 4 तरह की अलग अलग मेथड्स है। लाडेनग्रॉस तुमको सिर्फ नाम याद रखने हैं, नाम अगर तुमने लिख दिया तो बहुत ही इनफ है। इसके अंदर क्या क्या करते हैं वो डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि लाडेनग्रॉस है उसमें हम थाई के साथ स्टिच ले लेंगे, होम्बरडांस टेक्निक में टेस्टिस को अपोजिट कंपार्टमेंट में डाल देंगे, और किटलीटोरिक में जो सुपरफिशियल टू फेशियल आटा एक पाउच बनाएंगे थाई में, और वहाँ पे टेस्टिस को गुबरनेकुलम को वहाँ पे स्टिच कर देंगे। और चौथी है प्लेसिंग द टेस्टिस इन द डार्टस पाउच बिटवीन स्किन एंड डार्टस मसल। ठीक है, अभी ऑर्किडेक्टमी कब करनी है? जब होपलेसली एट्रोफाइड टेस्टिस रहती है, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कॉर्ड स्ट्रक्चर्स बट कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस इज नॉर्मल। अगर ओपोजिट टेस्टिस बराबर है लेकिन इधर का जो कॉर्ड स्ट्रक्चर्स है वो लेंथ इनसफिशिएंट है तो ऑर्किडेक्टमी कर सकते हैं। अगर एडोलेसेंस के बाद डायग्नोसिस हुआ है तो मतलब उसमें 16 साल के बाद तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, तो ऐसे केस में हम यही कर दे कि ऑर्किडेक्टमी कर दे तो वो ज़रूरी रहता है, अच्छा रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि दूसरी साइड का जो टेस्टिस है वो काम कर रहा है। इफ़ बायलेटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड स्मोबिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, अगर दोनों तरफ अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो जो स्मॉलर टेस्टिस है उसको निकाल दो और बड़ी वाली किडनी है उसको प्रिजर्व रखो, या फिर एब्डोमिनल टेस्टिस है तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो मैलिग्नेंट फॉर्मेशन में होती जा रही होगी। तो इतने सिनेरियो में हम ऑर्किडेक्टमी करते हैं। होपलेसली एट्रोफाइड टेस्टिस, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ कॉर्ड स्ट्रक्चर्स, डायग्नोस इन द एडोलेसेंस और एडल्ट एज, तो उस टाइम पे अल्टीमेटली जो डैमेज हो चुका होता है तो उसको हम निकाल देना ही ज़रूरी रहता है। एक्टोपिक टेस्टिस से उसमें हम ऑर्किडोपेक्सी ही करेंगे। इजी देन अनडिसेंडेड टेस्टिस एज द कॉर्ड स्ट्रक्चर्स आर सो सफिशिएंट लेंथ। जो एक्टोपिक टेस्टिस है उसकी पोजीशन क्या थी, या तो वो सुपरफिशियल इंगुइनल पाउच में रहेगा, फीमोरल ट्रायंगल में रहेगा, या फिर पेरिनियम में, या फिर सुपरपेबिक रीजन में। तो ये जो एक्टोपिक टेस्टिस की पोजीशन है उसमें कॉर्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो सफिशिएंट लेंथ के होंगे तो इजीली हम उसको नीचे ला सकते हैं। रिट्रैक्टाइल टेस्टिस डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, रीअश्योरेंस एंड कैन ट्राई हार्मोनल ट्रीटमेंट बट इट हैव वेरी लिटिल वैल्यू। तो रिट्रैक्टाइल टेस्टिस में कुछ नहीं करना है, रीअश्योरेंस देना है। हार्मोनल थेरेपी इज कंट्रोवर्शियल वन, कैन यूज इन रिट्रैक्टाइल टेस्टिस। इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे हीमोक्रियोटिक गोनाडोट्रोपिन या फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, उसका इंजेक्शन देंगे हम पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली, तो उसका जो टेस्टिस का डिसेंट है वो अच्छे से होगा। और फिर इसकी जो यूज़ है वो कंट्रोवर्शियल है कि नहीं, उसमें दिक्कत ये होती है कि ये बहुत पेनफुल होते हैं इंजेक्शन, और स्टेनिंग और वो सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंजेक्शन साइट पे एब्सेस वो बहुत ज़्यादा होता है इस केस में। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं, लेकिन नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन वी कैन ट्राई। तो ये है अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, तुमको याद रखना है ये 4 टेक्निक, आइडियल टाइम फॉर सर्जरी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन में हमको क्या क्या मिलेगा वो। ठीक है, तो ये अनडिसेंडेड टेस्टिस है, उसके बारे में तुमको ये जानना ज़रूरी है कि जो टेस्टिस है उसको हमको नीचे लाना है, मोबिलाइज करना है, बस यही हमारी जो ऑपरेशन है सर्जरी उसका एम है। अगर वो मोबिलाइज ठीक से नहीं हुआ तो हम उसको ऑर्किडेक्टमी करके निकाल देंगे। अगर ओल्ड एज में पता चला है तो रखने का कोई मतलब नहीं है, उसको निकाल दो। ठीक है, तो ये है अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।